गरीब की एसी रसोई। रमेश गर्मी में ईंट की भट्टियों में काम कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। अरे आज तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हे भगवान, आह, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बेचारा रमेश ईंट की भट्टी में काम करता हुआ परेशान रहता है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद वो शाम को अपने घर को लौट आता है। अच्छा हुआ आप आ गए। गैस खत्म हो गई और मुझे खाना बनाना है। अरे भाग्यवान, लाओ मुझे सिलेंडर लाकर दे दो, मैं उसमें थोड़ी सी गैस भरवा कर ले आता हूँ। अंजना छोटा सा सिलेंडर रमेश को पकड़ा देती है, जिसके बाद रमेश वो सिलेंडर लेकर गैस भरवाने चला जाता है। जैसे ही रमेश सिलेंडर लेकर आता है, अंजना गैस चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, ओह, बहुत गर्मी लग रही है। एक तरफ ईंटों की भट्टी में गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उसके बाद यहाँ इस कमरे में गर्मी लगती है। तभी रमेश की बेटी रूपाली कहती है, पिताजी पिताजी आप यहाँ पर एक एसी ही लगवा लो, उसके बाद हम भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहेंगे। मेरे दोस्त गोपाल के घर पर भी एसी लगा हुआ है। बेटा, वो लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर नहीं हैं। हम उनके जितना कमाते भी नहीं है बेटा। क्या पिताजी, आप तो हमेशा ही ऐसा करते हो। रूपाली नाराज होकर कमरे में एक तरफ बैठ जाती है। तभी उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो कमरे से बाहर निकलती है और आंगन में आकर हाथ वाले पंखे से हवा करने बैठ जाती है। अजी, घर में बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है। कोशिश कीजिए कि घर में लगाने के लिए कूलर या अच्छा सा पंखा लेकर आ सके। जितना भी मैं कमाता हूँ उतना ही मैं घर के खर्चे में लगा देता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे एसी लगवा सकता हूँ घर में। रमेश की बात सुनकर अंजना चुप हो जाती है और चुपचाप काम करती रहती है। वे लोग इतने गरीब थे कि वो किराए के मकान पर रह रहे थे। कभी उनके घर में आटा खत्म हो जाता तो कभी मसाले। इस तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। और दूसरी तरफ रमेश के ऊपर उसकी बेटी की फरमाइश, जिसके चलते रमेश ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ही अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। रमेश सड़ी गर्मी में मरकर भी ईंटों की भट्टी में काम करता रहता है, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन इसके बारे में वो अपने घर में किसी को नहीं बताता। एक दिन अचानक से अंजना को रमेश का शरीर गर्म महसूस होने लगता है। इनका शरीर तो बहुत ज्यादा तप रहा है। लगता है ज्यादा ही मेहनत करने से इनको सर्दी गर्मी लग रही है। अंजना ऐसा कहते ही रमेश के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक कर रही होती है कि तभी रमेश नींद से जाग जाता है। अरे क्या हुआ, तुम क्या चेक कर रही हो? आपकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसी हालत में आप इतने दिनों से काम कैसे कर रहे हो? किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काम करने के लिए जाना है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। रमेश ऐसा कहकर घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आज आराम कीजिए। अंजना अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे पूरे 1 महीने के लिए आराम करने को कहते हैं। अजी, आप घर में आराम कीजिए, कुछ समय तक मैं ही काम कर लेती हूँ। अंजना रमेश को काम करने से मना कर देती है और उसे घर में आराम करने के लिए कहती है, जिसके चलते वो एक अमीर औरत के घर पर काम करना शुरू कर देती है, जहाँ उसके घर के हर एक कमरे में एसी लगा होता है। अरे क्या बात है, यहाँ तो बहुत ठंडक है, ऊपर से एसी भी चल रहा है, काम भी आराम से हो जाएगा। वो पहले घर की सारी सफाई करती है और उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाती है। रसोई में भी एसी लगने की वजह से उसे जरा भी गर्मी नहीं लगती। काम पर उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वह जब घर पर वापस आती है तो उसे गर्मी में चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती है। इन अमीरों की जिंदगी भी कितनी अच्छी जिंदगी होती है। एसी की हवा में दिन रात रहते हैं और कभी गर्मी नहीं लगती। इनके लिए तो हर एक मौसम एक समान होते हैं, कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन वही हम जैसे गरीबों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर्दी में सर्दी लगती है तो गर्मी में गर्मी। अरे माँ, आप तो खाना बनाते बनाते पूरी तरह पसीने में भीग गई हो। हाँ बेटी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होना ही है, आखिर हम लोग गरीब जो हैं। अभी मैं यहाँ गर्मी में मर रही हूँ, लेकिन कल पूरे दिन आराम से एसी में काम करूंगी। माँ, आप अपने काम पर मुझे भी लेकर चलना, इसी बहाने मुझे एसी की हवा भी मिल जाएगी। अंजना रूपाली की बात मान लेती है और अगले दिन सवेरे होते ही वह अपनी बेटी को काम पर ले जाने के लिए तैयार कर देती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी को अपनी मालकिन के घर ले आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आज घर पर कोई भी नहीं था तो इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ ले आई हूँ।
अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो जब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ तब तक मेरी बेटी यहाँ रुक सकती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इससे बोलना कि किसी भी सामान को हाथ ना लगाए। ऐसा कहकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है और अंजना अपनी बेटी को रसोई में ले जाती है, जहाँ एसी की हवा में वो खाना बना रही होती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा देखकर रूपाली कहती है, काश कि हमारे घर पर भी एसी होता माँ, फिर आपको पसीने में खाना ना बनाना पड़ता और हमें गर्मी भी नहीं लगती। ये सुनकर अंजना मुस्कुराती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ रूपाली घर देखते देखते शिखा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां एसी की बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आती है। अरे वाह, इस वाले कमरे का एसी तो सबसे ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है, कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ। रूपाली वहां खड़ी होकर एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहां शिखा आ जाती है और उसे देखकर कहती है, क्यों री, यहाँ तो चोरी करने आई है? मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को अमीर के घर में आने का मौका ही चाहिए होता है और तुम चोरी करके चले जाते हो। शिखा के चिल्लाने की आवाज से अंजना वहां पहुंच जाती है। हाँ हाँ आ जाओ, तुम भी आओ, मैं जानती हूँ चोरी करने के लिए यहाँ पर आई हो तुम दोनों। अब मैं तुम्हें यहाँ और काम करने नहीं दे सकती, जाओ यहाँ से चली जाओ। मालकिन आप ऐसा मत कहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ एसी की हवा खा रही थी। मेरी बेटी चोर नहीं है मालकिन, ज्यादा मच करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ तुम जैसे गरीबों के बारे में। अब तुम दोनों यहाँ से जाती हो या मैं धक्के मार कर निकालूं। शिखा के कहने पर अंजना अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब मेरी ही गलती है माँ, अगर मैं उस कमरे में ना जाती तो आपकी मालकिन आपको नौकरी से ना निकालती। चिंता मत करो बेटी, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। ये कहने के बाद अंजना को अचानक से याद आता है कि उसने रसोई में गैस खुली ही छोड़ दी थी। रूपाली को घर जाने के लिए वो कह देती है और ये बात बताने शिखा के घर वापस लौट जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है, उसके सामने शिखा लाइटर जलाकर सिगरेट पीने वाली होती है कि तभी अचानक से अंजना उसका लाइटर छीनकर फेंक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से लाइटर छीनने की? मालकिन, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। आज अगर लाइटर जलता तो आपकी जान ही चली जाती, क्योंकि रसोई में गैस खुली रह गई थी और उसकी महक पूरे घर में फैली हुई है। अंजना शिखा को रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद वो गैस को बंद करती है और चारों तरफ की खिड़कियां खोलकर एग्जॉस्ट फैन चला देती है, जिससे सारी गैस घर से बाहर निकल जाती है। ये सब देखकर शिखा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अंजना से माफी मांगती है। तुम एक बहुत अच्छी औरत हो, तुम चाहती तो मुझे मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंजना शिखा को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा अपने पैसों से अंजना के घर पर एक एसी लगवा देती है, जिसके चलते रूपाली बहुत खुश होती है और रमेश भी अब उनके घर में गर्मी नहीं होती और वो एसी की ठंडी हवा में घर में खाना बना लेते हैं। वहीं अंजना शिखा के घर नौकरी करती रहती है। देखते ही देखते दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं और खुशी खुशी एसी की हवा में रहने लगते हैं। आलोक अपने माता पिता दर्पण, दामिनी, छोटा भाई अमर और बहन कविता के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। आलोक के परिवार में केवल आलोक ही एकमात्र कमाई का जरिया था। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन सवेरे, कविता जल्दी से टिफिन ले आओ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। भाई मुझे 5,000 रुपए दीजिए ना, आज मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ। आलोक अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर अपने छोटे भाई अमर को दे देता है। सच में आप बहुत अच्छे हो आलोक भाई, मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ आप बिना कुछ बोले पैसे दे देते हो। इतना कहकर अमर घर से चला जाता है। आलोक भैया, मुझे भी पैसे चाहिए। कविता, माँ से ले लेना। आलोक बेटा, इन लोगों को पैसे मत दिया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये अमर को अपनी कंपनी में कोई काम में लगा दो, सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। पिताजी, धीरे धीरे समझ जाएगा अमर अपनी जिम्मेदारी। इतना कहकर आलोक अपने काम पर चला जाता है। सच में आलोक हम सबका कितना ख्याल रखता है ना, अकेले काम करके इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आज उसी की कमाई से हम अपना पेट भर रहे हैं। दामिनी, मुझे लगता है अब हमें कोई अच्छी सी लड़की देखकर आलोक की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रह सके। हाँ, आप सही कहते हो, मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही हूँ। अब कुछ ही दिनों में आलोक की शादी एक निशा नाम की लड़की से हो जाती है। निशा बेहद लालची और घमंडी किस्म की लड़की थी। निशा ने कुछ ही दिनों में ही अपने ससुराल के माहौल को पढ़ लिया था। एक दिन सवेरे, आलोक, आपके भाई अपना जेब खर्च भी आपसे ही लेते हैं? निशा, अमर कहाँ कोई काम करता है, इसीलिए मैं उसे पैसे देता हूँ।
आपके भाई जवान हो चुके हैं, उन्हें शर्म नहीं आती आपसे पैसे मांगते हुए? उन्हें तो काम करके आपका साथ निभाना चाहिए, पर नहीं, वो तो खुद आप पर बोझ बनकर बैठे हैं। अब आपके जीवन में मैं भी आ चुकी हूँ, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी आएंगे। अगर आप अपनी कमाई इसी तरह अपने परिवार में लुटाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? धीरे धीरे अमर भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा निशा। आपके परिवार वाले ना बस आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह अपनी आंखें बंद करके रखेंगे ना तो देखना, आपके परिवार वाले जीवन भर इसी तरह आप पर बोझ बने रहेंगे। इतना कहकर निशा रसोई में चली जाती है और आलोक अपने काम पर चला जाता है। वैसे निशा की बात सही है, मैं जितना पैसा कमाता हूँ वो सारा पैसा तो घर खर्च में चला जाता है। ऊपर से अमर भी कोई काम नहीं करता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमर तो कोई काम ही नहीं करेगा। निशा ने आते ही आलोक को उसके परिवार के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया था। इधर निशा के पास दामिनी आती है। बहू, कविता को आलू के पराठे खाने हैं, जरा उसके लिए आलू के पराठे बना दो। माँ जी, कविता बहन को पराठे खाने हैं ना तो उनसे कहना खुद आकर बना ले। मैं आपके बेटे की तरह दयावान नहीं हूँ जो सबकी सेवा करती रहूं। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? वो तुम्हारी ननद है। ननद है तो क्या सर पर बिठा लूं? जीवन भर तो आप सब मेरे पति की कमाई खा रहे हो और अब मुझे भी इस घर में नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जाओ, मुझे नहीं करना इस घर में काम। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। निशा की जली पिटी बातें सुनकर दामिनी हैरान हो जाती है। ये बहू को क्या हुआ? इसका बर्ताव अचानक से बदल कैसे गया? निशा सारा दिन कमरे में ही बैठी रही। उसने एक काम तक नहीं किया। शाम का समय था, तभी आलोक घर आता है। उस समय निशा अपने बेड पर लेटी हुई थी। क्या बात है निशा, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? आलोक, सारा दिन घर का काम करके इतनी थकान हो गई है ना कि पूरा बदन दर्द करने लग गया है मेरा। निशा, मैं कविता से कहता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। कोई बात नहीं आलोक, वो तो बेचारी कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी, उन्हें क्यों परेशान करना। निशा, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रख रही हो तुम सबका। आलोक निशा की झूठी बातों में आ चुका था। थोड़े समय बाद आलोक नीचे आता है। भाई, भाभी क्या इस घर में आराम करने आई है? सवेरे से घर का सारा काम मैंने और माँ ने किया। भाभी सवेरे से अपने कमरे में जाकर बैठी है, वो इस घर में एक काम तक नहीं कर रही है। तभी निशा कमरे से बाहर आती है। क्यों झूठ बोल रही हो कविता? सारा दिन काम करके निशा की हालत खराब हो गई और तुम कहती हो उसने कोई काम नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? झूठ मत बोल निशा बहू। देखो आलोक, यह है तुम्हारा परिवार, सारा दिन मुझसे घोड़े की तरह काम करवा लिया और अब झूठ बोल रहे कि मैंने कोई काम नहीं किया। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो आप? जब से निशा इस घर में आई है तब से वो इस घर में काम कर रही है। अगर आप सबको मुझसे इतनी ही शिकायत है तो अब इस घर का बंटवारा कर दीजिए। मैं और मेरे पति अब अलग हो रहे हैं। वैसे भी मेरे पति ने कोई ठेका नहीं लिया जो अकेले काम करके तुम सबका पेट भरे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? इस घर का बंटवारा? हाँ पिताजी, निशा सही कह रही है। आखिर मैं अकेला कब तक इस घर की जिम्मेदारी संभालूं? अरे आने वाले समय में मेरा भी परिवार बढ़ेगा, मेरे भी खर्चे बढ़ेंगे। मैं क्या आप सबकी सेवा में लगा रहा हूं? इसीलिए अब इस घर का बंटवारा कर दीजिए, तभी इस परिवार के लोगों की आंखें खुलेंगी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है आलोक बेटा, जब तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। उसी समय दर्पण अपने घर का बंटवारा कर देता है। अब उस घर के अंदर बीच में एक दीवार बना दी जाती है। एक साइड आलोक का था और एक साइड उसके माता पिता कविता और अमर का था। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। दर्पण और उसके परिवार की अब भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। इधर निशा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। देखा माँ, कैसे बहकाया मैंने अपने पति को। झूठ बोलकर मैंने अपने पति को उसके परिवार से अलग कर दिया। तभी आलोक वहां आ जाता है और वो चुपके से निशा की बात सुन लेता है। अपने भोले पति को अपनी बातों में फुसलाना बड़ा ही आसान था माँ। अब आप चिंता ना करिए, बहुत जल्द मैं अपने पति को लेकर आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी और उसके बाद मेरा पति कमाता जाएगा और हम खाते जाएंगे। निशा! आलोक को देख निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे परिवार के खिलाफ मुझे बहकाकर मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया तुमने। अच्छा हुआ समय रहते तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। निशा, मैं इसी समय तुम्हें अपने रिश्ते से अलग करता हूँ। आज से ना तो मैं तुम्हारा पति हूँ और ना तुम मेरी पत्नी हो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं आलोक, मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालो, मुझे माफ कर दीजिए आलोक। आलोक अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, इस निशा की बातों में आकर मैंने आप सबके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ये बंटवारा नहीं चाहिए मुझे।
मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे माफ कर दो सब। मेरे बच्चे, तुझे सच्चाई का पता चल गया, यही हमारे लिए बहुत है। सभी आलोक को गले लगा लेते हैं। तभी निशा घुटनों के बल बैठकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी चढ़ चुकी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वचन देती हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो आलोक, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आलोक। निकल जाओ यहाँ से निशा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं आलोक बेटा, निशा बहू को माफ कर दे। जब तेरी गलती पर तुझे माफी मिल सकती है तो निशा बहू को क्यों नहीं? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। निशा बहू को माफ कर दे। दामिनी की बातें सुनकर निशा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद सब निशा को माफ कर देते हैं। अब निशा अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनकर सबके साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है।